नमस्कार, बंसल न्यूज में आपका स्वागत है। मैं हूं आपके साथ सोहेल खान। उपचुनाव के संग्राम में चंबल के योद्धा ताल ठोक रहे हैं। नेताओं के बयानों में चंबल के खून की गर्मी की झलक भी देखने को मिल रही है। नेता अपने बयानों की तलवार से ही विरोधी की हिम्मत और हौसले को परास्त करने में जुटे हैं। ग्वालियर चंबल अंचल की 16 सीटों पर उपचुनाव होने हैं। दल बदल के साथ कई और मुद्दे चुनावी फिजा में गूंजने लगे हैं। उपचुनाव में चंबल से जुड़ी सियासी खबरें लेकर हाजिर हैं हम अपनी खास पेशकश चंबल के योद्धा में। ग्वालियर चंबल अंचल की 16 विधानसभा सीटों पर होने वाले उपचुनाव से पहले प्रवासी मजदूरों के रोजगार का मुद्दा अब जोर पकड़ रहा है। कांग्रेस बीजेपी सरकार को प्रवासी मजदूरों को रोजगार देने में नाकाम बता रही है। कांग्रेस अब इसे उपचुनाव में बीजेपी के खिलाफ सियासी मुद्दा बनाने की प्लानिंग भी कर रही है। ग्वालियर चंबल में मजदूरों के नाम पर सियासत, फिर भी नहीं सुधरी प्रवासी मजदूरों की हालत। लॉकडाउन में घर लौटे मजदूर पलायन को मजबूर। उपचुनाव में मुद्दा बनकर गरीबों को मिलेगी राहत। कोरोना संक्रमण से बचाव के लिए किए गए लॉकडाउन का सबसे ज्यादा असर प्रवासी मजदूरों पर पड़ा था। लाखों मजदूरों को काम छोड़कर अपने घरों की तरफ लौटना पड़ा तो लाखों मजदूरों की नौकरी चली गई। ग्वालियर चंबल के उपचुनाव में प्रवासी मजदूर बड़ा सियासी मुद्दा बनते दिख रहे हैं। एक आंकड़े के मुताबिक लॉकडाउन के दौरान बाकी राज्यों में मजदूरी कर रहे ग्वालियर चंबल अंचल के लगभग 30,000 प्रवासी मजदूर वापस लौटे। उन्हें अपना रोजगार गंवाना पड़ा, जिसके बाद सरकार ने उन्हें रोजगार देने का वादा किया था। मजदूरों को उनके स्किल के आधार पर स्थानीय स्तर पर रोजगार मुहैया कराने के वादे और दावे किए गए, लेकिन हकीकत में ऐसा नहीं हो सका। अकेले ग्वालियर जिले में 8,000 से ज्यादा प्रवासी मजदूर लॉकडाउन के दौरान वापस लौटे थे। इन्हें रोजगार देना बड़ी चुनौती थी। वहीं सरकार के जिम्मेदारों का दावा है कि प्रवासी मजदूरों के रोजगार की पूरी व्यवस्था की जा रही है। साइंस एंड टेक्नोलॉजी मध्यम और स्मॉल स्केल इंडस्ट्री को टेक्नोलॉजी एट ए रीजनेबल कॉस्ट और उनको उनका रिसर्च एंड डेवलपमेंट से सपोर्ट करेंगे तो जाके हम सबको रोजगार यहाँ प्लेस करेंगे। क्योंकि कहीं ना कहीं बड़े शहरों में कोरोना की मार कई गुना ज़्यादा है, जहाँ पे भी डेंस पॉपुलेशन है। तो इसलिए वो अब जो आया है वापस, उसको जल्दी वापस ना जाने की परिवार की तरफ से रुकावट होगी और उस समय उसको कुछ काम धंधा यहाँ मिल गया तो वो वापस यहीं सेटल हो। मनरेगा, जॉब कार्ड या विभिन्न हितग्राही मूलक योजनाओं में इनके उनको योजनाओं का लाभ देना या स्थानीय स्तर पर जो कार्य हो रहे हैं उसमें नियोजित करना, फैक्ट्रियों में अगर कोई काम हो रहा है उसमें नियोजित करना। जो बिल्डर्स है कंस्ट्रक्शन काम में जैसे बाहर गए हुए थे, यहाँ से गुजरात से लौटे हुए हैं, कंस्ट्रक्शन एक्टिविटी में लगे हुए हैं, तो यहाँ पर जो कंस्ट्रक्शन कार्य चल रहा है उसमें लगा देना। उन्हें विभिन्न प्रकार के उनकी दक्षता के अनुसार, उनके कौशल के अनुसार काम को देना। कांग्रेस प्रवासी मजदूरों के मामले में सरकार पर लापरवाही का आरोप लगा रही है। कांग्रेस का कहना है कि रोजगार न मिलने से प्रवासी मजदूर वापस पलायन करने को मजबूर है। कांग्रेस का दावा है कि उनके संवेदनशील नेता कमलनाथ ने प्रवासी मजदूरों की मदद के लिए जिला स्तर पर कमेटी का गठन किया था। इन कमेटियों को प्रवासी मजदूरों को रोजगार मुहैया कराने की जिम्मेदारी सौंपी गई थी। उपचुनाव में कांग्रेस इसे लेकर बीजेपी को घेरने में कोई कोर कसर नहीं छोड़ने वाली। कमलनाथ जी ने इसमें तुरंत प्रभाव से एक कमेटी गठित की थी, जिसमें संगठन के लोगों को निर्देशित किया गया था। एक टीम बनाई गई और जिलेवार ड्यूटी दी गई कि जहां जहां जिस प्रकार के प्रवासी व्यक्ति हैं जो जिस स्किल में निपुण हैं, उनकी एक लिस्ट बनाई जाए और उनको रजिस्टर किया जाए। और साथ ही जो नियोक्ता लोग हैं, जो एम्प्लॉयर हैं उस स्किल के, उनके साथ टाई अप करके उनको रोजगार व्यवस्था कराई जाए। और यह बिल्कुल व्यक्तिगत स्तर पर कांग्रेस ने किया इसको। इसके विपरीत देखिए आप, इस सरकार की जिम्मेदारी, पहली जिम्मेदारी है ये। सरकार अगर आप देखें तो घड़ियाली आंसू बहुत बहाती है इनको लेके। और आज अगर देखें नरेगा के अलावा इनके पास कोई स्कीम नहीं है उनको रोजगार देने की।
और दुर्भाग्यपूर्ण स्थिति देखिए, इन्होंने दुनिया भर के आडंबर करने के बाद आज वही मजदूर भूखा मर रहा है, वापस फिर से पलायन कर रहा है। कोरोना महामारी से निपटने के लिए किए गए लॉकडाउन ने प्रवासी मजदूरों और उनके परिजनों को भूखे मरने की कगार पर ला दिया। आनन फानन में उन्हें रोजगार मुहैया कराने के लिए योजनाओं की घोषणा हुई, लेकिन फिर भी बड़ी संख्या में मजदूरों को काम नहीं मिला, जिसके चलते मजदूर फिर से पलायन कर रहे हैं। उपचुनाव के पहले मजदूरों को रोजगार नसीब होगा या नहीं ये पता नहीं, लेकिन मजदूरों के नाम पर चंबल में सियासी सरगर्मी बढ़ने लगी है। कांग्रेस बीजेपी दोनों मजदूरों के बहाने वोट कबाड़ने की जुगत में जुटी है। प्रहलाद सेन, बंसल न्यूज, ग्वालियर। ग्वालियर विधानसभा सीट पर जीत का परचम लहराने के लिए बीजेपी ने अब पूरी ताकत झोंकना शुरू कर दिया है। बैठकों का सिलसिला जारी है। इसी कड़ी में बीजेपी प्रबंध समिति की एक बैठक हुई, जिसमें कार्यकर्ताओं के साथ जीत की रणनीति पर मंथन हुआ। लेकिन बैठक से पूर्व मंत्री और बीजेपी के कद्दावर नेता जय भान सिंह पवैया ने दूरी बना ली, जिसके बाद कांग्रेस ने यह दावा किया है कि बीजेपी की गुटबाजी कांग्रेस के लिए आने वाले उपचुनाव में फायदेमंद साबित होगी। संगठन के दम पर बीजेपी ग्वालियर विधानसभा में जीत का स्वाद चखने की तैयारी में लगी है, लेकिन लाख कोशिशों के बाद भी बीजेपी की गुटबाजी सामने आ ही जाती है। इस बार गुटबाजी का तड़का ग्वालियर विधानसभा क्षेत्र की प्रबंध समिति की बैठक में लगा। बैठक में वरिष्ठ नेताओं और कार्यकर्ताओं को आमंत्रित किया गया था, जिसमें ग्वालियर विधानसभा के प्रभारी जयंत मलैया, कैबिनेट मंत्री प्रद्युमन सिंह तोमर, सांसद विवेक शेजवलकर, वेद प्रकाश शर्मा और जिला अध्यक्ष कमल माखीजानी मौजूद थे। लेकिन पूर्व मंत्री जयभान सिंह पवैया बैठक में शामिल नहीं हुए। पवैया के न आने से बेपरवाह बीजेपी नेता पार्टी की जीत के दावे करते हुए नजर आए। जो यहाँ भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता हैं और जो दूसरे दल से यहाँ पर आए हैं, उनमें धीरे धीरे समन्वय भी बढ़ता जा रहा है। और हम लोगों ने ये प्रयास किया है, माननीय अध्यक्ष महोदय ने भी कहा है और भी लोगों ने कहा है कि अब हम इसको वार्ड स्तर पर समन्वय स्थापित करेंगे, और जो होता जा रहा है। कल हम लोगों ने 2 बैठकें की, 2 मंडलों की, युवा मोर्चे की बैठकें, उसमें भी हमने देखा दोनों पक्ष के युवक थे और दोनों में अच्छा समन्वय था। मैं समझता हूँ समन्वय रहेगा, अच्छा होगा, और चुनाव जब भी होंगे भारतीय जनता पार्टी भारी वोटों से जीतेगी। पार्टी का वरिष्ठ नेतृत्व बैठा है, सब बैठ करके आपस में सामंजस्य के साथ सर्वप्रथम हमारे देश के यशस्वी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी, हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष अमित नड्डा जी, वो जेपी नड्डा साहब, माननीय अमित शाह जी, माननीय मुख्यमंत्री शिवराज सिंह जी और वरिष्ठ नेतृत्व की मंशा है कि ये भारत आत्मनिर्भर बने, हम आत्मनिर्भर बने। उस संबंध में हम लोग आपस में बात करेंगे। दूसरा, कोरोना वायरस महामारी से किस तरीके से हम उससे पे फतेह पाएं, उसके लिए चर्चा। बीजेपी की हर गतिविधि पर पैनी नजर लगाए बैठी कांग्रेस ने पवैया के ना आने पर जमकर चुटकी ली। कांग्रेस ने इसे बीजेपी की गुटबाजी करार देते हुए कहा कि इसका फायदा उसको उपचुनाव में होगा। इस ग्वालियर का एक धुरंधर नेता जिसके पास वोट है, वही उस मीटिंग में नहीं था। उसने साफ कर दिया कि क्या स्थिति है, वो कैसे चुनाव जीतेंगे और क्या अर्थ निकलता है उस मीटिंग का, जिसमें स्वयं जयभान सिंह पवैया उसमें मौजूद ना हो। उपचुनाव से पहले बीजेपी के अंदर चल रही आपसी खींचतान को खत्म करने के लिए संगठन की कोशिशें नाकाफी नजर आ रही हैं। बीजेपी में नाराजगी और गुटबाजी के बीच कांग्रेस इसे मौके की तरह देख रही है। कांग्रेस को उम्मीद है कि बीजेपी के घमासान से उसकी जीत की राह आसान होगी। प्रहलाद सेन, बंसल न्यूज, ग्वालियर। मंत्रिमंडल विस्तार के बाद अब बीजेपी में बारी है संगठन के विस्तार की। ऐसे में चर्चा जोरों पर है कि क्या मंत्रिमंडल विस्तार की तरह ही संगठन विस्तार में भी ज्योतिरादित्य सिंधिया का दबदबा दिखाई देगा? क्या ग्वालियर चंबल अंचल को मंत्रिमंडल विस्तार की तरह ही संगठन में भी उतनी ही तरजीह दी जाएगी? संगठन विस्तार में गूंजेगी महाराज की हुंकार।
कैबिनेट के बाद संगठन में होगी समर्थकों की भरमार। विष्णु की टीम में दिखेगी सिंधिया की छाप। लंबी खींचतान के बाद हुए शिवराज कैबिनेट के विस्तार में सिंधिया का दबदबा साफ दिखाई दिया था। विभाग बंटवारे में उनकी ताकत देखने को मिली थी। मंत्रिमंडल विस्तार के बाद ग्वालियर चंबल अंचल के कद्दावर नेता ज्योतिरादित्य सिंधिया का दबदबा संगठन की नई टीम में भी देखने को मिल सकता है। ग्वालियर चंबल के कई दिग्गजों ने सिंधिया के साथ कांग्रेस को अलविदा कहा है। ऐसे में सिंधिया के सामने अपने समर्थकों को पार्टी में एडजस्ट करने की बड़ी चुनौती है। फिलहाल ज्योतिरादित्य सिंधिया के दबदबे को देखकर तो सभी ये अंदाजा लगा रहे हैं कि सिंधिया अपने समर्थकों को संगठन में भी बेहतर स्थान दिलाएंगे। बीजेपी का दावा है कि संगठन में नियुक्तियों का अधिकार अध्यक्ष का होता है, इसमें किसी का कोई जोर नहीं चलता। भारतीय जनता पार्टी हमेशा संगठन के हिसाब से चलती है। संगठन जो तय करता है वही होता है, किसी व्यक्ति विशेष का कुछ नहीं रहता है। इसमें भी संगठन ने निर्णय लिया, उन्हीं लोगों को मंत्री पद मिला है और आगे संगठन में भी नियुक्तियां उन्हीं की होंगी जिसमें संगठन चाहेगा, जिसमें शीर्ष नेतृत्व जिसको जहां जो दायित्व देगा वो उस दायित्व को लेकर खुश रहेगा और अपना काम करेगा। ना ही मंत्रिमंडल में कोई खींचतान हुई है और ना ही संगठन में कोई खींचतान होगी। जो हमारा शीर्ष नेतृत्व तय करेगा वही होगा। बीजेपी में सिंधिया के बढ़ते कद को देखकर कांग्रेस पसोपेश में है। कांग्रेस सिंधिया पर दबाव की राजनीति करने का आरोप लगा रही है। कांग्रेस का कहना है कि बीजेपी के अंदर सिंधिया के दबाव की पॉलिटिक्स ज्यादा दिनों तक नहीं चलेगी। सत्ता में उनने अपनी भागीदारी और मलाईदार विभाग सुनिश्चित कर लिए हैं। अब उनकी शर्त है कि संगठन में भी जिन जिन पदों पर मेरे साथ कांग्रेस से छोड़ने वाले लोग भाजपा में आए हैं उन्हें उन्हीं पद पर काबिज किया जाए और करीब 20 जिलों के कलेक्टर एसपी उनको दिए जाएं। तो संगठन में भी उनकी भागीदारी होगी, क्योंकि भाजपा संगठन अभी सिंधिया जी का पंगु बन चुका है। और फिर कुछ दिनों बाद यही गोविंद सिंह जी राजपूत और यही इमरती देवी जी कहेंगे कि मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री के रूप में सिंधिया जी को बनाया जाए, जो कांग्रेस के टाइम होती थी। तो सिंधिया जी तो भाजपा के लिए आज अच्छे हो सकते हैं, आने वाले दिनों के सरदर्द हैं। बीजेपी को उपचुनाव से पहले संगठन में बदलाव करना है। इसमें सिंधिया के करीबियों को एडजस्ट करना बीजेपी के लिए बड़ी चुनौती है, क्योंकि सिंधिया किसी भी कीमत पर अपने चहेतों को संगठन में नजरअंदाज होते नहीं देखना चाहेंगे। बीजेपी में महाराज का बढ़ता कद कांग्रेस के साथ ही कई बीजेपी नेताओं को परेशान कर रहा है। फिलहाल ऐसा माना जा रहा है कि उपचुनाव पर फोकस कर रही बीजेपी महाराज को साथ कर चुनावी वैतरणी पार करने की कोशिश कर सकती है। अगर ऐसा हुआ तो संगठन में भी सिंधिया की छाप दिखाई देगी। प्रहलाद सेन, बंसल न्यूज, ग्वालियर। दतिया की भांडेर विधानसभा सीट पर सियासी बिसात बिछने लगी है, लेकिन सियासत के इतर विकास यहां दूर की कौड़ी साबित हुआ है। भांडेर विधानसभा सीट पर सबसे ज्यादा बीजेपी का कब्जा रहा है, लेकिन यहां की जनता फिर भी मूलभूत सुविधाओं के लिए मुंह ताक रही है। दतिया में निर्णायक होगी जंग, उपचुनावों में गहराएगा विकास का रंग, जनता जाएगी किसके संग। दतिया की भांडेर विधानसभा सीट पर इस बार उपचुनाव विकास के मुद्दे पर होगा, क्योंकि आज भी क्षेत्र में स्वास्थ्य, सड़क, शिक्षा और रोजगार जैसी समस्या बनी हुई है, जिस वजह से रक्षा देवी के सामने बड़ी चुनौती भांडेर के विकास की होगी। 2018 में 39,000 से ज्यादा मतों से जीत कराई कांग्रेस की रक्षा देवी सिरोनिया ने सांसद ज्योतिरादित्य सिंधिया के बीजेपी ज्वाइन करने के बाद इस्तीफा दे दिया। रक्षा सिरोनिया ने आरोप लगाए कि कांग्रेस के शासनकाल में उनकी कोई सुनवाई नहीं होती थी। इस बार वो बीजेपी की तरफ से मैदान में उतर सकती हैं। रक्षा सिरोनिया की मुश्किलें पूर्व विधायक घनश्याम पिरोनिया की वजह से बढ़ी हुई हैं। 2018 में घनश्याम पिरोनिया का टिकट पार्टी ने काट दिया था, जबकि घनश्याम पिरोनिया संघ की पृष्ठभूमि से आते हैं। उनके समर्थकों की संख्या अच्छी खासी है। मुझे उस टाइम उम्मीद थी कि मेरे साथ जनता पूरी थी, मुझे 40,000 से जिताया गया था, तो मुझे ये उम्मीद थी कि मैं कुछ अच्छा करूं। पर कुछ चीज़ें ऐसी हुई उस सरकार में, मैं अपने जनता के हित का नहीं कर पाई। जब बदलाव हुआ तो अब उम्मीद चाहती हूँ कि जो पहले नहीं कर पाई इस बार करूं। और पहले भी मेरे साथ जनता थी और आज भी और इस बार भी मेरे को फिर से जताने की जनता कोशिश कर रही है और मेरे साथ पूरी जनता है। भारतीय जनता पार्टी
की ये सीट रही है पिछले 15 सालों से, भारतीय जनता पार्टी ने यहाँ काम किया, लेकिन विशेष तौर से जो यहाँ काम किया वो हमारे भांडेर से पूर्व विधायक रहे घनश्याम प्रोनिया ने यहाँ जीवजान से सुख दुख में जनता के और विकास कार्यों के रूप में 12 विद्यालयों का हो या कोई भी हो, सूखा दिलवाई, किसानों के लिए लड़े, विधानसभा में प्रश्न भी लगाया कि हमें भांडेर को क्यों नहीं मिल रहा सूखा, तो उनकी उससे सूखा भी मिल रहा है। जनता का रुझान है कि अगर घनश्याम प्रोनिया को टिकट मिलता है तो यहाँ से जनता बिल्कुल हाथों हाथ लेके अच्छे मतों से भाजपा को जिताएगी। फिर भी ये भाजपा की रही सीट और यहाँ से भाजपा के इस बार के उपचुनाव में कांग्रेस बिजली, पानी, सड़क, स्वास्थ्य, शिक्षा और रोजगार को बड़ा चुनावी मुद्दा बनाने जा रही है, तो कांग्रेस रक्षा के खिलाफ ये भी प्रचार कर रही है कि इन्होंने पैसा लेकर बीजेपी ज्वाइन की है और पैसे की खातिर जनमत को बेचा है। हालांकि कांग्रेस को एक योग्य प्रत्याशी की तलाश है। यहाँ से कांग्रेस ही दोबारा जीतेगी। जनता ऐसे धोखेबाज बिकाऊ लोगों को पसंद नहीं करेगी। भांडेर की जनता जो यह 20 साल से जो है यहाँ का युवा परेशान है, बाहर काम करने घर छोड़ना पड़ता है उसको, या रोजगार का कोई साधन नहीं है। और इस समय तत्काल की परिस्थिति तो ये है, यहाँ सबसे ज़्यादा रकबा भांडेर विधानसभा में धान का है। इस समय 2-2 घंटा किसानों को लाइट नहीं मिल पा रही है। महिला डॉक्टर भी नहीं है यहाँ 20 साल हो गए। 20 साल से जो है महिला डॉक्टर ना होने के कारण यहाँ की जो महिलाएं हैं उनको झांसी या दतिया काफ़ी परेशानी का सामना करना पड़ता है। सिंधिया के करीबी होने के चलते रक्षा देवी ने कांग्रेस की टिकट पर जबरदस्त जीत हासिल की थी, लेकिन अब रक्षा के लिए भी समीकरण पूरी तरह से बदल गए हैं। उन्हें यहाँ बीजेपी के नेताओं का भरोसा जीतना बड़ी चुनौती है, लेकिन यहाँ कांग्रेस के भीतर भी टिकटों के बढ़ते दावेदारों से भीतरघात की आशंका को बल मिलता दिख रहा है। फिलहाल चुनाव में जातिगत समीकरण और क्षेत्र की जनता से जुड़े बिजली, पानी जैसे मुद्दे चुनाव में रक्षा सिरोनिया की मुश्किलें बढ़ा सकते हैं, लेकिन देखना दिलचस्प होगा कि भांडेर विधानसभा सीट पर कौन अपना परचम लहराएगा। प्रहलाद सिंह, बंसल न्यूज, दतिया। उपचुनाव को लेकर बीजेपी जोर शोर से प्रचार प्रसार में जुट चुकी है। मुरैना जिले की दिमनी विधानसभा सीट पर भी बीजेपी के संभावित उम्मीदवार और राज्य मंत्री गिरिराज दंडोतिया ने मोर्चा संभाल लिया है, तो कांग्रेस नेताओं में आपस में गुटबाजी देखने को मिल रही है। दिमनी में कांग्रेस पार्टी के दावेदारों की लाइन लंबी है। मुरैना जिले की दिमनी विधानसभा सीट उपचुनाव में बेहद खास होने वाली है। सिंधिया समर्थक और शिवराज सरकार में राज्य मंत्री गिरिराज दंडोतिया यहां से बीजेपी के संभावित उम्मीदवार होंगे। वहीं कांग्रेस अभी तक जिताऊ उम्मीदवार की तलाश में जुटी है। गिरिराज से 2-2 हाथ करने के लिए कांग्रेस की तलाश के बीच दिमनी में पार्टी के सीनियर नेता और कांग्रेस के 10 संभावित दावेदारों ने संभावित उम्मीदवार रविंद्र सिंह के खिलाफ मोर्चा खोल दिया है। मतलब साफ है, दिमनी में कांग्रेस के अंदर स्थानीय बनाम बाहरी की लड़ाई शुरू हो चुकी है। स्थानीय नेताओं का कहना है कि रविंद्र सिंह बाहरी उम्मीदवार हैं। रविंद्र सिंह का विरोध कर रहे नेताओं ने भोपाल में पूर्व मुख्यमंत्री कमलनाथ से मुलाकात कर 10 स्थानीय दावेदारों में से किसी को टिकट देने की मांग की है। इन नेताओं का कहना है कि अगर किसी बाहरी को टिकट दिया गया तो दिमनी में कांग्रेस की हार पक्की है। अगर आप लोगों में से किसी पैनल में से टिकट नहीं मिलता है तो क्या कांग्रेस का क्या स्थिति होगी दिमनी विधानसभा में? देखिए, ऐसा संभव नहीं है। अगर इसके बाद भी नेतृत्व रविंद्र को टिकट देगा तो रविंद्र गिरिराज मिले हुए हैं, गिरिराज को फायदा हो जाएगा उससे। कांग्रेस के अंदर मचे घमासान पर हमला बोलने में बीजेपी ने जरा देर नहीं की। शिवराज सरकार में कृषि राज्य मंत्री गिरिराज दंडोतिया ने कांग्रेस की गुटबाजी पर चुटकी लेते हुए कहा कि कांग्रेस का सर्वनाश हो चुका है और उसके पास कोई नेता नहीं है। गिरिराज ने दावा किया कि कांग्रेस पार्टी जिसके दम पर खड़ी थी वो ज्योतिरादित्य सिंधिया थे। सिंधिया के बीजेपी में जाते ही कांग्रेस खत्म हो गई है। कांग्रेस का तो सर्वनाश हो चुका है और कांग्रेस कहीं बची नहीं है। कल भी एक विधायक, कल एक परसों 2 विधायक और आ गए हमारे साथ में, तो कांग्रेस में कोई लीडर ही नहीं बचा है। कांग्रेस जिसके बल पर चल रही थी, जिसकी इमेज पर कांग्रेस खड़ी थी मध्य प्रदेश के अंदर, श्रीमती महाराज ज्योतिरादित्य सिंधिया वो नाम था, आज वो भारतीय जनता पार्टी में आने से कांग्रेस के पास कुछ नहीं बचा है। 2018 में हुए चुनाव में दिमनी में गिरिराज दंडोतिया ने कांग्रेस के टिकट पर जीत हासिल की थी। बगावत करके सिंधिया के साथ कमल का दामन थाम चुके गिरिराज उपचुनाव में उतरने को तैयार हैं। वहीं कांग्रेस गुटबाजी के चक्रव्यूह में फंसी दिख रही है।
कांग्रेस की तरफ से प्रत्याशी चयन में हो रही देरी और गुटबाजी का बीजेपी को कितना फायदा होगा, ये कहना फिलहाल जल्दबाजी होगी। लेकिन इतना तो तय है कि कांग्रेस के लिए ये बेहतर संकेत नहीं है। उमेश पाराशर, बंसल न्यूज, मुरैना। जसवंत जाटव के इस्तीफे के बाद खाली हुई करेरा विधानसभा सीट पर बीजेपी और कांग्रेस ने चुनावी तैयारियां शुरू कर दी हैं। वहीं इस सीट पर मजबूत दावेदारी जताने वाली बीएसपी दलितों पर हमले की घटनाओं को लेकर विधानसभा उपचुनाव में मुद्दा बनाने जा रही है। हाल ही में करेरा के सिलरा गांव में हुई दलितों से मारपीट की घटना के बाद बसपा के प्रदेश अध्यक्ष ने दौरा किया और इसे चुनाव में मुद्दा बनाने की बात भी कही थी। सिंधिया का गढ़ कहे जाने वाले गुना में जमीन पर कब्जे को लेकर दलित परिवार के साथ हुई घटना पर प्रदेश में सियासी पारा गर्म। इस मामले के शांत होने के पहले करेरा के सिलरा गांव में भी जमीन जीतने को लेकर विवाद हो गया और इस विवाद में दलितों की पिटाई का मामला सामने आया है। यहां दबंगों पर जमीन विवाद, दलितों के घर में हमला करने और मारपीट के आरोप लगे हैं। इन घटनाओं ने बहुजन समाज पार्टी को घर बैठे उपचुनाव का मुद्दा दे दिया। करेरा विधानसभा में बीएसपी का बड़ा वोट बैंक है। यहां जाटव समाज के ही करीब 40,000 से अधिक मतदाता हैं। अनारक्षित रहते हुए भी बसपा यहां जीत दर्ज कर चुकी है। अब जब करेरा सीट अनुसूचित जाति के लिए आरक्षित है, बीएसपी यहां जोर आजमाने की जुगत में है। सिलरा की घटना के बाद बसपा प्रदेश अध्यक्ष रमाकांत पिप्पल ने दौरा करते हुए दलित अत्याचार को उपचुनाव में मुद्दा बनाने की बात कही थी। ये चुनाव में जो है मुद्दा इसीलिए जो है बनाएगी कि यहाँ पे दलितों के साथ में हो रहे अत्याचार हैं, गांव-गांव जाकर के जो है इस बात को जो है फैलाया जाएगा कि कहीं ना कहीं जो है हमारे ऊपर जो है सरकार हो, चाहे कांग्रेस की सरकार हो, चाहे बीजेपी की सरकार हो, दलितों पर लगातार अत्याचार बढ़ रहे हैं। इनके लिए आने वाले चुनाव में उनको मुंह तोड़ जवाब देने का बहुजन समाज पार्टी काम करेगी। उपचुनाव में बीजेपी विकास के साथ ही कांग्रेस में नेतृत्व की कमी को मुद्दा बना रही है। वहीं कांग्रेस जनता के साथ किए गए विश्वासघात को मुद्दा बनाकर मैदान में जाने की तैयारी कर रही है। दलितों के साथ हो रही घटनाओं पर कांग्रेस का कहना है कि वो गलत करने वालों के साथ नहीं है। बीजेपी सिलरा गांव की घटना को राजनीतिक मुद्दा नहीं मानती। आदरणीय कांग्रेस पार्टी दलितों की स्वतंत्र शुरू से ही रही है। एक इतिहास रहा है कि कभी किसी ने जाटव को टिकट नहीं दिया इस विधानसभा से, वो भी दलित में आते हैं। और कांग्रेस पार्टी ने एक दलित को यहाँ से चुन के भेजा था, तो उस दलित व्यक्ति ने या उस पूर्व विधायक जी ने जिस प्रकार से कांग्रेस के पास छलावा किया है, वो हम और आप और पूरी जनता देख रही है। दलितों के प्रति कांग्रेस का कितना स्नेह है। ये कोई जातिगत मुद्दा नहीं है, ये तो वहाँ का स्थानीय लोगों का मुद्दा है। इसको जातिगत रूप देकर जो बीएसपी के पदाधिकारी सिलरा गांव में पधारे हैं, उन्होंने जिस प्रकार की बयानबाजी की है, क्योंकि हमारी भारतीय जनता पार्टी सर्वधर्म समभाव की पार्टी है, सभी को साथ लेकर चलती है और ऐसा कोई मुद्दा मेरे ख्याल से कहीं नहीं आएगा। प्रदेश की जिन 26 सीटों पर विधानसभा उपचुनाव होना है, उनमें ग्वालियर चंबल अंचल की सबसे ज्यादा 16 सीटें हैं। यहाँ दलित मतदाता कई सीटों पर निर्णायक हैं। कांग्रेस बीजेपी के पास अपने सियासी मुद्दे हैं। इन सब के बीच बीएसपी ने दलितों के साथ हुई घटनाओं को हवा देकर मुद्दा बनाने की कोशिश शुरू कर दी। अब देखने वाली बात यह होगी कि बसपा का दलित उत्पीड़न का मुद्दा दलित मतदाताओं पर कितना प्रभाव डालता है। नरेंद्र तिवारी, बंसल न्यूज, करेरा। हमारी खास पेशकश चंबल के योद्धा में फिलहाल इतना ही। इजाजत दीजिए, नमस्कार।